नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी पीटी रिवीजन सीरीज 2023 चल रही है ताकि आप अपनी तैयारी पीटी 2023 के नजरिए से बहुत अच्छी कर सके, बेहतर कर सकें। उसमें अभी तक आपने अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था के खंड देखे हैं। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, खबरें हैं, जो भी जून 2022 में घटा है उनका एक रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे और इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कौन सी खबरें इंपॉर्टेंट रही जून 2022 में। आप उनका रिवीजन कर सकें, अपने आप को बेहतर कर सकें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक अच्छी पकड़ बना सकें और पिछले साल जो ट्रेंड देखे गए हैं कि कम से कम 3 से 4 5 तक प्रश्न आपको अलग अलग सालों में कम से कम देखने को मिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड हो, डायरेक्टली ना हो लेकिन कहीं भूगोल में पूछ लिया आपसे कि मान लीजिए कोई ऐसा विवाद है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, वहां की भौगोलिक स्थिति आपसे पूछ ली, या अर्थव्यवस्था के संबंध में उस देश से कोई सवाल पूछ लिया, भारत के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहली हमारी खबर जो है वो विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिमंडलीय सम्मेलन हुआ था, उससे रिलेटेड है। क्या है ये, क्यों हुआ था, भारत को इससे क्या मिलने वाला था और इन जनरल इसकी जो परिकल्पना की गई थी वो क्यों की गई थी, ये हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले तो जो 12वां WTO का सम्मेलन है वो आयोजित हुआ था, ये जून 2022 की बात है। तो इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। क्या होता है ये, क्यों किया जाता है। तो इसमें मेजरली जो चर्चा की गई वो महामारी से रिलेटेड, कोविड चल रहा था पिछले दिनों, तो कोविड काल में अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव की प्रतिक्रिया क्या हुई WTO की तरफ से, उसकी समीक्षा को लेकर के ये पूरा सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन में बातचीत हुई थी। फिर मत्स्य पालन पर सब्सिडी को लेकर के अलग अलग चर्चाएं हुई। कुछ देश हैं जो मत्स्य पालन पर सब्सिडी चाहते हैं, जबकि दूसरे देशों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देश जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उनके बहुत बड़े होते हैं और इसलिए कई बार कई देशों को अगर सब्सिडी दे दी जाती है तो नाजायज फायदा मिल जाता है और दूसरे देशों के व्यापार पर इससे फर्क पड़ता है। तो उस पर बात वार्ताएं हुई। फिर एक जो मेजर चर्चा हुई वो थी फूड सिक्योरिटी को लेकर के, कि पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी की समस्या है। युद्ध के संदर्भ में भी इसको देखा गया था और वैसे ड्राउट की कंडीशन की वजह से भी खाद्य सुरक्षा को लेकर के समस्याएं आई थी, जिसे WTO के इस सम्मेलन में जिसकी चर्चा की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो सुधार और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ट्रांसमिशन करते हैं, सीमा पार जब उनका व्यापार होता है तो कई देशों में सीमा शुल्क जो है वो नहीं लिया जाता, जिससे उन देशों को नुकसान होता है। WTO का एग्रीमेंट है, अब ऐसा कहा जा रहा है कि उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको बढ़ाने की बात भी यहाँ पर की गई थी। तो ये इसका खाका था, ये इसमें बातें की गई थी। और जून 2022 में जो ये सम्मेलन हुआ, इसमें करीब 164 सदस्य हैं और 5 सालों में पहला मंत्रिमंडलीय सम्मेलन ये हुआ था। हालांकि ये द्विवार्षिक होता है, 2 साल में एक बार इसको कराया जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि कोविड के कारण 3-4 सालों से लगातार स्थितियां बन नहीं पा रही थी और अब जाकर के 2022 को किया गया, 5 सालों में पहली बार। बातें क्या हुई थी, प्रमुख बिंदु क्या थे, उनको देख लेते हैं। पहली बात तो WTO में ही सुधार करने की बात की गई थी। WTO में कैसे सुधार किए जाएंगे, यानी कि जो उसके मूलभूत सिद्धांत है, पहले तो सब जो सदस्य राष्ट्र हैं उन्होंने उनकी पुष्टि की कि हाँ, हम स्वीकृत करते हैं, हम मान्यता प्रदान करते हैं जो भी मूलभूत सिद्धांत WTO के हैं। और मूलभूत सिद्धांतों में सबसे पहले क्या आता है कि एक ऐसी खुली और समावेशी प्रक्रिया हो देशों के बीच में जिससे वो व्यापार कर सके और व्यापार सुरक्षा उन देशों के पास मौजूद रहे। यानी कि किन्हीं दो देशों का व्यापार इतना असंतुलित नहीं होना चाहिए, किसी एक देश के पक्ष में नहीं झुका होना चाहिए, किसी अन्य देशों पर अनाधिकृत रूप से किसी भी प्रकार की प्रतिबंधताएं नहीं लगानी चाहिए। ये एजेंडा है, ये मूल सिद्धांत है WTO के, और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर जो ये मीटिंग थी, इन्होंने स्वीकृत किया इन सभी सिद्धांतों को और माना कि एक ओपन और फेयर प्रोसेस होनी चाहिए सब देशों के बीच में। ठीक है, उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि 2024 तक हम एक ऐसी व्यवस्था डेवलप कर लेंगे जिससे कहा गया कि ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, GRS, अगर किन्हीं दो देशों के बीच में समस्याएं हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए। एक ऐसी संस्था हमें बनानी है WTO के अंदर में। और ये जो सुधार की बात की गई, ये GRS के संदर्भ में इसको हम समझ सकते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम हम बनाए जिसमें अपने कम से कम देशों के बीच में जो विवाद है उनको
सुलझा सकें। फिर है प्रतिकूल मत्स्य पालन सब्सिडी को कम करने पर समझौता। अब ये क्या है, कई जो देश हैं उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ वो बहुत बड़ा होता है और इसमें कई आइलैंड कंट्रीज भी होते हैं जिनका EEZ बहुत बड़ा होता है। तो कई तो ऐसे देश हैं जिनका EEZ भारत से भी ज्यादा है, बल्कि वो बहुत छोटे हैं, प्रशांत महासागर के कई देश हैं, हम आगे देखेंगे उनको। तो ऐसे देशों को सब्सिडीज का फायदा न मिले, ऐसे देश असंतुलन न पैदा कर दें किसी प्रकार के व्यापार में, उसके लिए जो सब्सिडी है वो प्रतिकूल प्रभाव न डाले, इसके लिए एक समझौता भी किया गया। ठीक है, अब प्रतिबंध किसी पर नहीं लगाए गए हैं, लेकिन एक समझौता तो कर ही लिया गया है कि कोई देश अगर ज्यादा मछली पालन करता है और उसके पास सब्सिडीज भी हैं तो वो पूरी दुनिया के व्यापार को कैप्चर कर सकता है। तो इस पर बातचीत की गई कि ऐसा न होने दिया जाए। फिर वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर समझौता किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर आपने सुना, तो रशिया यूक्रेन वॉर के संदर्भ में जो देशों की खाद्य सुरक्षा है वो अपने आप में संकट के घेरे में आ गई। उसके बाद ड्राउट की कंडीशन है, फिर कई देशों में गृह युद्ध की समस्याएं हैं, इन्फ्लेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण कई देशों की अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ गई है। ठीक, इन सारी चीजों को देखते हुए विश्व खाद्य कार्यक्रम WTO ने मानवीय उद्देश्यों से चलाने की पहल की है और पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा रहे, बनी रहे, किसी को समस्या ना हो, इस नजरिए से यह समझौता किया गया। फिर ई-कॉमर्स विनियमन समझौता, इसका एक बड़ा कारण जो था वो ये था कि 2017 से लेकर के 2022 तक जो विकासशील देश हैं उनके अंदर ई-कॉमर्स विनियमन न होने से उन्हें करीब $50 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा है। तो उन्हें नुकसान न झेलना पड़े और जो ई-कॉमर्स मार्केट है उसका विनियमन किया जा सके, इसके लिए भी WTO में बातचीत की गई, समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया सभी देशों के बीच में। और इस पर जो आगे निकल करके आएगा वो हम आने वाले जो मंथ है उनमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर है कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन पर समझौता। इसमें यह कहा गया कि कोई भी देश, मान लीजिए कई देशों का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है वैक्सीन के ऊपर, तो WTO ने उसे खत्म कर दिया कि आने वाले 5 सालों तक के लिए आपको बौद्धिक संपदा जो अधिकार हैं आपके वो नहीं समझने हैं, उन्हें निरस्त कर दिया गया ताकि कोई भी वैक्सीन बना करके अपने जो देश है, अपना जो समुदाय है उसमें वितरित कर सके। ऐसा सिर्फ इसलिए ताकि ज्यादा लोगों तक रीच आउट किया जा सके और ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल सके, कोविड से निजात पा सके। भारत ने क्या मुद्दे उठाए? भारत ने मेजरली 3 मुद्दे उठाए। एक तो WTO में सुधारों की बात की, उन्होंने कहा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये विकसित देशों के हित में ज्यादा झुकी हुई है, अपने मूलभूत जो सिद्धांत है WTO के उन्हें मजबूत करना चाहिए, ना कि किसी विकसित देश के पक्ष में झुकने का कार्य करना चाहिए WTO ने। ये भारत का पहला मेजर पॉइंट था। दूसरा, ई-कॉमर्स जो लेन देन है, जो हमने पहले डिस्कस किया कि $50 बिलियन का नुकसान विकासशील देशों को हुआ, तो उस नुकसान में भारत भी शामिल है और भारत का कहना है कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और अगर इसमें कोई खामियां पाई जाती हैं तो उसका नुकसान केवल विकासशील देश न उठाएं, ऐसा भारत का कहना था। फिर खाद्य सुरक्षा पर भारत ने कहा कि भारत एक मेजर प्रोड्यूसर है और बहुत अधिक मात्रा में भारत खाद्यान्न उत्पन्न करता है और गरीब नागरिकों को खिलाने के लिए भारत जो अपने यहाँ सब्सिडीज देता है, जो फ्री सब्सिडाइज्ड जो हम बांटते हैं खाद्यान्न, उस पर अगर WTO की नजर है कि आप वैसा नहीं करें, तो भारत ने कहा कि इस पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में खाद्यान्न संकट पहले से है और भारत चाहता है कि अपने नागरिकों को फ्री में, मुफ्त में या सब्सिडाइज्ड रेट पर कम से कम खाद्यान्न उपलब्ध करवाए। तो WTO को चाहिए कि ऐसे किसी मामले में भारत की आलोचना या जो प्रस्ताव है उसका अस्वीकरण WTO ना करे। क्या है संगठन? 1995 में फाउंड किया गया था और ये एक उत्तराधिकारी संगठन है गैट का। ठीक है, गैट आप जानते हैं, आपने अपने स्टैटिक पोर्शन में इसको पढ़ा होगा, और ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप गैट को और इन जनरल सारे जो UN के जितने भी बॉडीज हैं और WTO है, IMF है, इस प्रकार के जो संगठन है उनको आपने पढ़ना चाहिए। वो आप इसके साथ पढ़ सकते हैं। उनको स्टैटिक को और करंट को जो जोड़ने की बात है वो यही है कि आप दोनों को जोड़ करके देखें, जोड़ करके पढ़ें। ठीक, क्या इसका काम हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि दो देशों के व्यापार को, उनके घाटे को, उनको सुचारू रूप से चल सके, स्वतंत्र रहे, और अगर किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, अब तो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम भी बनाने की बात चल रही है, तो दो देशों के बीच में या बहुपक्षों के बीच में अगर व्यापार होता है तो वो ठीक से चल सके, उसके लिए नियम कानून तय हो सके, वो काम है WTO का काम है।
164 इसके मेंबर्स हैं जो पूरी दुनिया के व्यापार का करीब 98% कैरी आउट करते हैं, यानी कि लगभग पूरी दुनिया डब्ल्यूटीओ का पार्ट है, जो बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। ठीक है, तो बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के लिए भी एक समूह है, और अगर कोई कोटा लगा रखा है किसी ने, मतलब अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस आप इसको कह सकते हैं, अगर कोई देश करता है तो वो नहीं करने दी जाएगी। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अगर आप सर्विस लेते हैं किसी दूसरे देश से तो उसको भी बैन कर दिया गया है, और टैरिफ शुल्क में अगर कोई कमी करता है दो देशों के बीच में तो उसको डब्ल्यूटीओ मॉनिटर करता है, ना कि वो दोनों देश। ठीक है, स्वतंत्र रूप से अगर बात करें तो 1986 से 1994 उरुग्वे राउंड इसको कहा जाता है, उनकी बातचीत के दौरान ये आया था, पैदा हुआ था, और 1995 में इसकी स्थापना हो गई, ये हमें समझना है। उसके बाद ये जो सम्मेलन हुआ था, जो 12th सम्मेलन है, जो हर 2 साल में किया जाता है, वो क्या है, तो जो फैसले होते हैं डब्ल्यूटीओ में, वो फैसले लेने की जो सर्वोच्च निकाय है, बॉडी है, वो ये मंत्रिमंडलीय सम्मेलन है, हर 2 साल में होता है, और जो सभी सदस्य हैं उनके मंत्री स्तरीय लोग जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत आने वाले जितने भी निर्णय हैं वो इस समिति में लिए जाते हैं, इस बॉडी के अंतर्गत लिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ व्यापार सम्मेलन, जून 2022 का पहला सबसे बड़ा इवेंट जो था वो यही था। प्रश्न की अगर बात करें तो एक प्रश्न आप इससे देख सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ के व्यापार सुगम बनाने के करार का अनुसमर्थन किया है, भारत ने अनुसमर्थन किया है। फिर टीएफए डब्ल्यूटीओ के 42 स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है, और टीएफए जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ, यानी कि आप इसको कह सकते हैं लागू, या जिसको कहते हैं कि एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है 1 2 1 3 2 3 1 2 3 कौन सा सही है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर है श्रीलंका में त्रिकोमाली बंदरगाह, ये देखिए, ये श्रीलंका के मेजर बंदरगाह हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले तो चाइना ने जो हम्बनटोटा बंदरगाह है चीन की, यहाँ हम्बनटोटा है, इस बंदरगाह को अपने डेट ट्रैप पॉलिसी के अंतर्गत कब्जाने का प्रयास किया था। हम डेट ट्रैप पॉलिसी की चर्चा बहुत बार करते आए हैं, एक बार अगर आप जानते हैं तो बेहतर है, नहीं तो एक बार इसको स्टैटिक के अंतर्गत पढ़ लीजिएगा। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी किसी देश को आवश्यकता है या नहीं है, चाइना द्वारा उसमें पैसे लगाए जाना और अपने वर्कफोर्स को उस प्रोजेक्ट का काम दिलवाना, के टेंडर्स पारित करवाना, जितनी पूंजी लगाई है वो सारी अपने देश में ले जाना, और उस देश को कर्जवान छोड़ना, और कर्जा न चुकाने की स्थिति में उन प्रोजेक्ट्स को हथियाना, ये डेट ट्रैप पॉलिसी है चाइना की। तो उसके तहत हम्बनटोटा पोर्ट जो है, हार्बर जो है, बंदरगाह जो है, वो फंसा। अब श्रीलंका ने समझा कि ऐसे दूसरे पोर्ट्स का हमें विकास करना चाहिए, तो उसमें से पहली पोर्ट जो है वो त्रिकोमाली होने वाली। ठीक है, ये चेन्नई की सबसे नजदीकी पोर्ट है त्रिकोमाली, और जो बाकी पोर्ट्स हैं जैसे कोलंबो है, गॉल पोर्ट है, इनके अलावा एक मेजर पोर्ट बनने की दिशा में अग्रसर है। तो क्या हुआ है श्रीलंका में जून 2022 में, इस पोर्ट को विकसित करने के लिए, एक औद्योगिक केंद्र इसको बनाने के लिए और इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए श्रीलंका ने इसे ओपन किया है। ठीक है, यहाँ एक औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा और एक ऊर्जा केंद्र बनाया जाएगा, यानी कि इसे आप कहें कि इंडस्ट्रियल पार्क, जहां पर आपकी इंडस्ट्री लग सके, और उसको रन करने के लिए एक सोलर पार्क आप कह सकते हैं, या इन जनरल एनर्जी पार्क आप कह सकते हैं, ताकि बाकी देश को श्रीलंका टू विसेट को एक्सपोर्ट्स किया जा सके, प्लस दूसरे जो भी जितने भी टाउनशिप हैं उनका काम सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए श्रीलंका ने प्रयास किया है त्रिकोमाली बंदरगाह का। महत्व क्या है इसका, 4 मेजर पॉइंट्स हैं। एक तो भू रणनीतिक और सामरिक इसका महत्व हो जाएगा। देखिए, ये जहां अवस्थित है, ये जो स्थिति है, मेजर व्यापार आप कहें कि अगर भारत का जाएगा तो यहां से जा सकता है। ठीक है, या भारत के जितने भी बंदरगाह हैं वो यहां से होकर के जाएंगे, अगर इस रास्ते से आ रहे हैं तो बंगाल की खाड़ी में एक मेजर अवस्थिति इसकी है। इस कारण से सामरिक रूप से और भू रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर आप बेसिस बनाते हैं किसी देश के तो वो देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा डेडिकेटेड पोर्ट टर्मिनल है, यानी कि यहाँ जितने भी जहाज हैं वो आराम करने के लिए या अपना शेल्टर लेने के लिए भी आ सकते हैं। पहला इसका मेजर यूज ये होगा। फिर दूसरी बंदरगाहों पर जितना दबाव है वो कम हो पाएगा, उसको कम कर पाएंगे। तीसरा है कि गैर कंटेनरकृत कार्गो यातायात भी आता है। अब जैसे कार्गो में जरूरी नहीं कि कंटेनर ही आए, कई बार कोयला आ सकता है या कुछ ऐसा सामान, सीमेंट आ सकता है, तो
ऐसे मेजर कंसाइनमेंट जब आते हैं जो कंटेनर कृत, जिनको आप नहीं कर सकते, ऐसे कंसाइनमेंट्स के लिए भी सुगम है, उनके लिए भी खुला है। तो ये इसके यूजेस हैं। भारत के संदर्भ में इसका क्या यूज हो सकता है उसको समझ लेते हैं कि एक तो नेचुरल हार्बर है, ज्यादातर नेचुरल रहते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि अगर किसी पोर्ट को विकसित करना है तो उसमें नेचुरल और मैनमेड दोनों हो सकते हैं। तो ये मैनमेड भी है प्लस नेचुरल एक हार्बर है, जिसकी अवस्थिति ऐसी है कि जहां पर ज्यादा पोर्ट्स जो है वो इजीली सेल कर सकते हैं। फिर हम्बनटोटा पोर्ट की हमने बात की कि हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन का नियंत्रण हुआ, तो चाहिए था श्रीलंका को कोई ऐसा पोर्ट जो चीन के नियंत्रण में कम से कम ना हो और वहां पर वो एक अनियंत्रित व्यापार कर पाए, साथ में टैरिफ्स वगैरह दूसरे देशों से वसूल सकें, जैसे मेजरली सिंगापुर जो काम करता है दुबई में, जैसा काम होता है। इस प्रकार के जो पोर्ट्स हैं वैसा इसको डेवलप करने का इनका प्लान है। फिर जो चीनी प्रभाव है उस पर नियंत्रण भी रखा जा सकता है, बिकॉज हम्बनटोटा पोर्ट की जो स्थिति है वो चीन के संदर्भ में अगर देखें तो काफी मजबूत है, लेकिन चीन के प्रभाव को कम करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। फिर समुद्री व्यापार मार्ग के ऊपर आता है, जैसे सिंगापुर आता है, दुबई आता है, या दुनिया के जितने भी मेजर स्टेट्स आते हैं वहां पर अगर कोई बंदरगाह अवस्थित है तो वैसी ही स्थिति इस त्रिकोमल्ली पोर्ट की भी रहेगी। तो समुद्री मार्ग के लिहाज से, समुद्री व्यापार के लिहाज से बेहद आवश्यक है। टैरिफ्स वगैरह लेकर के दूसरे देशों से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को भी इससे बूस्ट मिल सकता है। ये मेजर पॉइंट्स। इसमें से अगर 2018 में क्वेश्चन देखें, PYQs हैं, तो पहले प्रश्न आए हुए हैं, तो क्यों हमें बस ये समझना है कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। हम अवस्थिति देख सकते हैं, किस देश से रिलेटेड है वो देख सकते हैं, कहाँ पर इसकी यूज हो सकता है वो देख सकते हैं। 18 में प्रश्न आया है, समाचारों में उल्लेखित होने वाले ये कुछ जगहें हैं और उनके देश हैं, आपको सुमेलित करना है। तो कैटालोनिया, क्रीमिया, मिंडानाओ और ओरोमिया, ये 4 आपके ऑप्शन हैं देशों के, जो स्थान है उनके। और देश है हंगरी, स्पेन, फिलीपींस, नाइजीरिया। आपको बताना है 1 2 3 3 4, 1 3 और 2 4 में से कौन से ऑप्शन सही है, इनकी कौन सा किससे सुमेलित होगा। इनके जो आंसर्स हैं वो हम अगले एपिसोड में आपको बता देंगे। तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर आप नहीं आपको ज्ञात है तो फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है। फिर अगली बार जब हम आंसर्स बताएं उससे आप मैच इसको कर सकते हैं, ठीक। फिर है प्रशांत द्वीपीय देशों में चीन का विस्तार। ये देखिए, ये जो प्रशांत द्वीपीय देश हैं जितने, ये जो देश है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ जितने छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं उनको कहा जाता है प्रशांत आइलैंड कंट्रीज, PICs इनको कहा जाता है। चाइना के संदर्भ में इस खबर को लिया गया जून 2020 से। क्यों लिया गया? तो चीन के विदेश मंत्री ने यात्रा की थी PICs की, और वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में कंसेंसस बनाया जाए। हम आगे जानेंगे कि क्या आवश्यकता है चीन को इतने छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज की। चाइना जितने विस्तृत देश को इतने छोटे छोटे द्वीपीय देशों की क्या आवश्यकता है, और क्यों पूरी दुनिया में USA, जापान, कोरिया वगैरह वगैरह जितने भी देश हैं वो यहाँ अपनी अवस्थिति मजबूत करना चाहते हैं, उसके कारण क्या है, और क्यों इतने छोटे देशों की, इतने छोटे आइलैंड कंट्रीज की यात्रा की है चीन जैसे बड़े देश के विदेश मंत्री, समझते हैं। तो वो बेसिकली एक समझौता करने वहां पर गए थे, जैसा अप्रैल 2022 में उन्होंने सोलोमन आइलैंड के साथ हमने चीन ने किया था। अगर सोलोमन आइलैंड पर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड प्रोग्राम इस पे किया था, वो आप जा करके देख सकते हैं। आप चाइना सोलोमन और अप्रैल 22 की खबर है तो आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा, वो पूरा मामला आप समझ सकते हैं सोलोमन आइलैंड के साथ क्या हुआ था। वैसा ही कुछ PICs के साथ करने की चीन जो है मंशा रखता था, लेकिन फिर वो वार्ता सफल नहीं हो पाई, सहमति नहीं बन पाई, इसलिए मायूस हाथों से लौटना पड़ा चीन के विदेश मंत्री को। और ये जो द्वीप है ये 14 मेजर स्टेट्स हैं, यहाँ पर 14 मेजर कंट्रीज यहाँ पर हैं, और जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो अवस्थिति मैंने आपसे कही ये उनकी अवस्थिति है। आप इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देख सकते हैं, जब आप PPTs देखेंगे इसकी तो उस PPT में आपको स्पेशली साफ साफ दिख जाएगा कौन कौन से हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली नाम चाहिए तो कुक आइलैंड है, फिजी है, किरिबाती है, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड है, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया जिसे FSM कहा जाता है, और FSM इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसका EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत से भी बड़ा है। ये एक मेजर पॉइंट आपको याद रखना है। तो दो ही ऐसे आइलैंड्स हैं, एक तो किरिबाती है और एक FSM है, दो ऐसे आइलैंड्स हैं जिनका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत से बड़ा है, अपने आप में बहुत
इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर है नाउरू है, नियू है, पलाऊ है, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, तुवालू और वानुअतु। ये 14 स्टेट्स हैं, आइलैंड्स हैं जो पीआईसीज के पार्ट है, और जो पैसिफिक आइलैंड स्टेट जिनको कहा जाता है वो ये हैं, कंट्रीज का है, आइलैंड्स का है। महत्व क्या है? एक तो मैंने आपसे कहा कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, तो किरीबाती है उसमें, और एफएसएम। इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत से बड़ा है। आप इनका महत्व समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि खनिजों के संदर्भ में, मत्स्य पालन के संदर्भ में, ठीक है, या आप मरीन एक्टिविटीज वहां पर कुछ करना चाहते हैं, कोई एक्सप्लोजन आप वहां पर करना चाहते हैं, अपना कोई हथियार वहां पर टेस्टिंग करना चाहते हैं, प्रक्षेपण करना चाहते हैं वहां से, तो ऐसे जो आइलैंड कंट्रीज होते हैं उनके मेजर बहुत सारे यूजेज होते हैं। इसके लिए पूरी दुनिया में होड़ लगी रहती है कि इनके पीछे जाया जाए, इनको कम से कम अपना दोस्त बनाया, और दोस्त बनाने के बाद जो चाइना की पॉलिसीज उनके अंतर्गत तो इन्हें कब्जाया भी जा सकता है। तो आर्थिक क्षमता इनकी बहुत ज्यादा है, खनिज है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहाँ पर पाई जा सकती है, फिर मत्स्य पालन है जो मैंने आपको लिस्ट आउट किया, वो सारी एक्टिविटीज है। फिर प्रमुख जो शक्ति प्रतिद्वंद्विता है उसमें भूमिका निभा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इनकी जो टोटल संख्या है वो 14 है, ठीक है, बट ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द यूएन। तो अगर यूएन में कोई रेजोल्यूशन है और अगर इन सारे छोटे छोटे देशों को आप परसुएड कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छा वोट बैंक भी आपका बन सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया में लगातार होड़ लगी रहती है। एक तो इनके रिसोर्सेज के लिए, इनकी जो अवस्थिति है कि समुद्र के ठीक बीच में आपको एक अपना बेस मिल जाता है, वहां से आप अलग अलग जगहों पर निगरानी रख सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज वहां पर होती हैं वो आपकी नजर में रहती है किसी भी देश के। इसलिए पूरे सारे जो देश हैं इनके पीछे पड़े रहते हैं। फिर है परमाणु हथियार का परीक्षण स्थल हो सकता है, एज आई सेड, और संभावित वोट बैंक जो यूएन के संदर्भ में हमने बात की वो हो सकता है। चीन के लिए क्या महत्व हो सकता है इनका? देखिए, एक तो हमने बात की कि प्रभावी ब्लू वाटर सक्षम नौसेना बनाने में, जो चाइना अपने एक्सटेंडेड वाटर्स की बात करता है कि जितना भी एरिया है, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, चाइना उनको हार्डली रेयरली कंसिडर करता है कि दे आर अ सोवरेन स्टेट्स, बट अपनी जो नौसेना है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी बेसिस की क्षमता बढ़ाने के लिए, जैसे हम्मन टोटा हमने बात की, ऐसे बेसिस अलग अलग समुद्रों में, ओशियंस में बढ़ाने के लिए चीन प्रयास करता रहता है, उसका एक पार्ट ये हो सकता है। फिर है क्वाड को काउंटर करने के लिए। क्वाड में आप जानते हैं कौन कौन से देश हैं, तो उसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है, ठीक है। तो ये क्वाड के मेंबर्स हैं। इनको काउंटर करने के लिए भी चाइना चाहता है कि समुद्र में ऐसी अवस्थिति उसके पास हो जैसी इन देशों के पास है। अगला, फिर ताइवान की भूमिका इसमें आ जाती है। ताइवान को बहुत सारे जो देश हैं वो धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करना शुरू कर रहे हैं। अगर ये देश ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं तो चाइना के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं, बिकॉज दे आर अ वोट इन द यूएन। तो उनको परसुएड करने के लिए इस तरीके से भी इसको हम देख सकते हैं। तो चीन के वर्तमान इस कदम के निहितार्थ क्या है? जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि पीआईसी को जितने भी वर्ल्ड ऑर्डर में जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी विवाद चल रहे हैं, उनमें साथ शामिल करना, साथ लेकर के चलना, वहां पर अपने बेसिस बनाना, मिलिट्री का एक्सपेंशन करना, परीक्षण करना, वोट बैंक के तौर पे यूज करना, ये जो चीजें हैं ये चाइना बेसिकली इन आइलैंड्स के साथ करना चाहता है। और अपने जो पारंपरिक शक्ति है वो मजबूत होगी, बिकॉज इतना ज्यादा जब आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलेगा इन 14 आइलैंड्स का, अगर मिलता है तो वो चाइना के लिए मेजर हो सकता है, बहुत बड़ा एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप हो सकता है। बात करें भारत की कि भारत की अवस्थिति क्या है, क्योंकि चाइना वहां पर अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है, तो भारत की जो आबादी है वो करीब 40% वहां पर है। जो वहां की मूल आबादी है उसमें 40% भारतीय रहते हैं। लगभग 3,000 भारतीयों की संख्या वहां पर है, पापुआ न्यू गिनी अकेले में। और इंडियन डायस्पोरा इस रीजन में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। आप जानते हैं कि खेती कराने के लिए या मजदूरी कराने के लिए एक स्लेव ट्रेड के तौर पर आप कह सकते हैं कि भारतीय डायस्पोरा वहां पर ले जाया गया था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे गेन्ड देयर फ्रीडम, भारतीय डायस्पोरा की अवस्थिति जो है वहां मजबूत होती रही लगातार। फिर संस्थागत जुड़ाव है, पीआईएफ है, पैसिफिक आइलैंड फोरम इसको कहा जाता है, पीआईएफ को, इसके साथ भारत का जुड़ाव है। और प्रशांत द्वीप समूह सहयोग जिसे FIPIC कहा जाता है, उस पर भारत लगातार काम कर रहा है, डायलॉग को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, इन देशों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और भारत और चीन की
रणनीति में एक मेजर डिफरेंस ये है कि भारत इनको अपना सहयोगी बनाना चाहता है, ना कि इनको अपना सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेशन जहां प्रयास किया जाता है वहां सफल होने की उम्मीद बहुत कम होती है, जैसा चीन के साथ हुआ। कोई समझौता वो विदेश मंत्री वहां के साइन नहीं कर पाए 14 देशों के साथ, जबकि भारत लगातार एक डायलॉग में इन देशों के साथ इंडल्ज होने का प्रयास करता है। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी FIPIC की, जो कि बहुराष्ट्रीय समूह के रूप में शुरू किया गया था, अलग अलग देश अपनी बात कर सके, वहां डायलॉग के माध्यम से अपना पॉइंट रख सके। ठीक है, भारत के सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो ब्लू इकोनॉमी है, जैसा हमने बात की, मत्स्य पालन हो सकता है, या समुद्र से रिलेटेड खनिज हो सकते हैं, तेल हो सकता है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जितने भी समुद्र से रिलेटेड खनिज जो भी रिसोर्सेज हो सकते हैं वो इस एरिया में भारत ले सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, या मदद कर सकता है इन आइलैंड कंट्रीज की प्रौद्योगिकी दे करके कि आप एक्सट्रैक्शन करिए, आप हमसे मदद लीजिए, और वो भारत को कम या सब्सिडाइज रेट पर सप्लाई के लिए भारत उसमें काम कर सकता है। नंबर 1। दूसरा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास। ये जो देश हैं ये ऐसी जगह पर, ऐसी अवस्थिति इनकी है जहां अगर सी वाटर लेवल राइज करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये सबमर्ज करेंगे। तो अगर इन देशों को डूबने से बचाना है, अगर ग्लोबल एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल रखना है, इन देशों की अवस्थिति को मजबूत करना है, वहां पर इनके ऊपर कोई संकट ना आए किसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन का, उस क्षेत्र में भारत इनके साथ काम कर सकता है। आपदा प्रबंधन भी है, मसलन सुनामी है, भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, ऐसी जो अवस्थितियां हैं, बहुत ज्यादा वर्षा की वजह से अगर यहाँ समस्या होती है तो ऐसी स्थिति में भारत इन देशों के साथ काम कर सकता है। इवन भारत ने अलार्मिंग सिस्टम प्रदान करने का काम किया है ताकि पहले से किसी देश को पता चले कि वहां कौन सी आपदा आने वाली और वो उसके लिए प्रयास करे। तो भारत इन क्षेत्रों में मदद करता है इन देशों की। ठीक, उसके बाद आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक महत्व तो भारत के लिए है ही इन देशों का, और अगर हम इनके साथ एक ट्रांसपेरेंट मोटिव लेकर के चलेंगे, अगर सिर्फ चाइना की तरह सिर्फ अपना लाभ सोचने की न देखेंगे, तो शायद ये भारत के बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं। इसके अलावा जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको उतनी पूर्ति की जाए, और समावेशी ढंग से, सस्टेनेबल ढंग से अगर हम कोई एक्सट्रैक्शन करते हैं, इन देशों के साथ मिलकर के चलते हैं, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। ये हुआ हमारा PICs का मुद्दा। उसके बाद आते हैं भारत बांग्लादेश रेलवे लिंक बहाल हो गए हैं। कोविड-19 के वक्त जो बंद हुए थे वो फिर से शुरू हो गई हैं, और बहुत सारी सेवाएं हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्थानों से चल करके बांग्लादेश पहुंचती है और वहां से फिर वापस आती है। तो इंडिया बांग्लादेश जो ट्रेन रूट्स उनको शुरू किया गया है। कहां से कहां तक? मैत्री एक्सप्रेस तो आप जानते हैं बहुत फेमस है, कलकत्ता से ढाका तक चलती है, और न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक चलती है मिताली एक्सप्रेस, और बंधन एक्सप्रेस चलती है कोलकाता से खुलना तक। ये 3 मेजर रूट्स जो हैं वो दोबारा शुरू किए गए हैं। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं वो है पेट्रापोल भारत से बेनापोल बांग्लादेश तक, तो पोल एक्सप्रेस आप इसको कह सकते हैं। गेदे से दर्शन भारत से बांग्लादेश, और सिंहबाद से रोहनपुर, राधिकापुर से बिरोल, हल्दीबाड़ी से चिल्हाहाटी, और अगरतला से अखौरा। आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग अवस्थितियों से भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध है। ये देखिए, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की लाइन है। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, पर ये बांग्लादेश है। अब ये देखिए, ये जो बिल्कुल अंदर तक रेलवे लाइंस बहुत कम जाती हैं। एक तो ये जाती है जो कोलकाता से ढाका तक है, ठीक है, जिसको हमने मैत्री एक्सप्रेस कहा था, ये बिल्कुल अंदर तक जाती है, ढाका तक। इसके अलावा बाकी जो मेजर सिटीज हैं वो बाहर रह जाती हैं, जैसे यहाँ पर खुलना है, ये चट्टोग्राम है, ठीक है, ये चिल्हाटी है, राधिकापुर यहाँ पर है। तो बिल्कुल सीमा से सटे हुए जितने भी एरियाज हैं, इनकी आप एक बार अवस्थिति देख लीजिएगा कि कौन सी, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप इसको जूम करके जैसे भी नाम नोट कर सकते हैं और इनकी अवस्थिति देख सकते हैं। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, एक किसी स्टेटमेंट के तौर पर पूछ लिया जाए। ये हुआ। भारत और बांग्लादेश की बात करें तो सहयोग जैसे रेलवे में है वैसे और एरियाज में भी है। रक्षा सहयोग में संप्रीति थल सेना अभ्यास आता है, जो हमारी आर्मी का अभ्यास है। संप्रीति पूछा जा सकता है कभी भी किसी वन लाइनर के तौर पर भी। फिर टेबल टॉप वायुसेना का अभ्यास है, INBN, इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट नौसेना का अभ्यास है। बोंगो सागर अभ्यास भी नौसेना का ही है। उसके अलावा संवेदना है एक बहुराष्ट्रीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, जिसे हार्ड कहा जाता है, ठीक है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के साथ मिलकर के भारत करता है। तो जो संवेदना है वो बहुत सारे देशों के साथ मिलकर, जिसमें बांग्लादेश, भारत
एक अभ्यास है, ये बस आपको याद रखना है। सीमा प्रबंधन के मामले में भारत सबसे बड़ी जो बाउंड्री शेयर करता है 4096.7 किलोमीटर की, वो बांग्लादेश के साथ करता है, लेकिन फिर भी पीसफुल है। रोहिंग्यास का थोड़ा सा लगातार टेंशन चलता रहता है, बट मेजरली पीसफुल एरियाज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्थिक सहयोग कितना है? 2019-20 में $9.5 बिलियन था, जो कि 2018-19 में 10 बिलियन से घटा था, 500 मिलियन सॉरी। तो लेकिन फिर भी 10 मिलियन के आसपास, 10, 12, 15 इस प्रकार से एक अच्छा को ट्रेड कहेंगे। और 85% जो है वो भारत के पक्ष में है, इनकी भारत निर्यात करता है। फिर भारत बांग्लादेश सीईओ मंच की शुरुआत की गई है, जो जितने भी सीईओ हैं वो आपस में बैठ के जितनी भी मेजर कंपनीज हैं आर्थिक मामलों के बारे में चर्चा कर सके, बात कर सके। अगर गवर्नमेंट के लेवल पर कुछ समझने जैसी चीज है तो उसको भी पुटअप वहां पर किया जा सकता है। फिर 2011 में साफ्टा यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके अंतर्गत भारत ने बांग्लादेश को निर्यात की जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, मेजरली जितनी भी वस्तुएं हैं, उसमें शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त करने की सराहना बांग्लादेश ने भारत की। अच्छे संबंध है भारत और बांग्लादेश के, बहुत सारे सहयोग हम लगातार करते हैं। पीछे आपने देखा होगा कि हमने कुछ एरियाज भी भारत और बांग्लादेश के बीच में साझा किए हैं, तो इस प्रकार की है। कनेक्टिविटी में और क्या है, जैसे रेलवे से अगर रिलेटेड बात करें तो फेनी नदी पर 1.9 किलोमीटर का मैत्री सेतु बना है। तो मैत्री आप याद रखिएगा, दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैत्री सेतु है और दूसरा मैत्री एक्सप्रेस है, जो कोलकाता से ढाका के बीच में चलती है। और ये जो मैत्री पुल है ये फेनी नदी पर बना है, ठीक है। फेनी नदी आपको देख लेनी कहाँ पर। फिर अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल है, यानी कि जो जल है, अभी भारत कोशिश कर रहा है कि जल के साथ ढाका को, बांग्लादेश के मेजर सिटीज को जोड़ा जाए, जिससे आसानी हो ट्रैवल करने में और जो हमारा व्यापार है उसमें भी मदद की जा सकती है। फिर है बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल मोटर वाहन समझौते की वार्ता जारी है, जिससे आप ट्रैवल कर पाएंगे विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी पासपोर्ट, रेस्ट्रिक्शन इन सारे देशों। इस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों पर बात करें तो सार्क के सहयोगी दोनों हैं, बिम्स्टेक के सहयोगी हैं, और OIORA के यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, आप समझ गए ना, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जितने रिम जो बनाते हैं इंडियन एसोसिएशन, उन सारे देशों के बीच में समझौता हुआ और उसका पार्ट भारत और बांग्लादेश दोनों है। इसके अलावा रोड, रेलवे, शिपिंग और पोर्ट के विकास के लिए तथा अन्य जितना भी बांग्लादेश का बुनियादी ढांचा है उसके विकास के लिए भारत ने 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट पर बांग्लादेश को दिए हैं। बहुत कम ऋण पर भारत ने दिए ताकि बांग्लादेश अपना विकास कर पाए। तो ये जो दोनों के बीच में मित्रतापूर्ण एक व्यवहार है, संबंध है, उसको दिखाता है। और आप जानते ही होंगे 1971 का वॉर हुआ था, जिसमें मुक्ति वाहिनी का भारतीय सेना ने मदद की थी। उसके बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, और आज तक जो उनकी लीडरशिप है, जो वहाँ के लोग हैं, वो इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं भारत का कि आपने हमारा सही। और इसी वजह से जो मैत्री शब्द आता है वो आता है। विवाद क्या है? BRI को लेकर के विवाद है, NRC को, जैसा मैंने आपसे कहा रोहिंग्या एक छोटा सा विवाद है। इसके अलावा जो असम में विस्थापित लोग हैं बांग्लादेश के या अन्य भारत की सीमा से लगते एरियाज में, वहां पर NRC विवाद एक मेजर विवाद है, समझेंगे NRC को भी आगे चल के। और BRI का विवाद है, यानी कि चाइना के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं लगातार बांग्लादेश, ये एक छोटा सा विवाद भारत के साथ है। फिर है पिछले दशक में, ये जो क्वेश्चन है 2020 का है, पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार मूल्य लगातार बढ़ा। वस्त्र और वस्त्रों से बनी वस्तुएं भारत एवं बांग्लादेश के बीच व्यापार की महत्वपूर्ण सामान है, ये आपको बताना है कौन सा सही है। और पिछले 5 वर्षों में नेपाल दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, 1, 2, 2, 3 या 1, 2, 3। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इजराइल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का भारत दौरा। तो भारत आए थे, ये इजराइल है, ये जो है पूरा इजराइल। आप अवस्थिति से तो मेरे ख्याल से भूगोल में परिचित होंगे, या आप अवस्थिति को एक मेजरली डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम जिस देश की बात करें आपको उसकी अवस्थिति पता हो, और वहां जिन जिन एरियाज की हम बात कर रहे हैं, जिन फिनोमेनाज की बात कर रहे हैं, उनसे आप परिचित हो। हम भी बात करेंगे उनकी। तो द्विपक्षीय बैठक हुई, रक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की बात दोनों देशों के बीच में हुई थी। भारत और इजराइल के बीच में जो संबंध है उनसे हम वाकिफ हैं, अभी भी देखेंगे। संयुक्त घोषणा हुई दोनों देशों के बीच में कि हम टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, डिफेंस
स्पेस और जितने भी मेजर एरियाज हैं जहां पर हम आपस में सहयोग कर सकते हैं वहां पर करेंगे। ये दोनों देशों के बीच में घोषणाएं हुई। इसके बाद रक्षा सहयोग में भारत और इजराइल का विजन जो है वो मैच करता है। बहुत सारे हथियार हैं, हमें लिस्ट आउट करने की आवश्यकता नहीं है, बट इजराइल बहुत सारे ऐसे डिफेंस वेपन्स हैं जो भारत को एक्सपोर्ट करता है और भारत ने और ज्यादा इंपोर्ट करने के लिए इजराइल के साथ समझौते किए हैं। अभी अदानी समूह का आपने नाम सुना होगा, तो अदानी समूह ने इजराइल की एक बंदरगाह को अपने नियंत्रण में लिया है। ये दोनों देशों के बीच में एक मैत्री का ही परिणाम है। इसके अलावा आशय पत्र का आदान प्रदान किया गया कि आशय पत्र होता है कि अगर मान लीजिए आज हम किसी एरिया में सहयोग कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में उसमें कुछ और डेवलपमेंट होती है तो उन्हें भी, उन एरियाज में भी हम सहयोग करेंगे। फिर है सैन्य गतिविधियां। भारत और इजराइल के बीच में जो वेपन सिस्टम हमने बात की कि बहुत सारे वेपन सिस्टम्स हैं, अब उनको हमें लिस्ट आउट करने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज उसमें ड्रोन्स भी आ जाते हैं, ऑटोमेटिक जो वेपनरी सिस्टम है वो आ जाता है, मिसाइल्स आ जाती हैं, रडार्स आ जाते हैं। तो जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं भारत और इजराइल के बीच में उनको लेकर के संबंध है और सैन्य गतिविधियों में भारत इजराइल आपस में दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। हालांकि भारत ज्यादातर इंपोर्ट करता है, 50% जो व्यापार होता है भारत की तरफ से वो हीरे का होता है इजराइल, और इजराइल से भारत की तरफ जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म्स का होता है। ठीक है, आगे राजनयिक संबंध कैसे हैं दोनों देशों के बीच में। हालांकि भारत ने 1950s में इजराइल को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी थी, बट जो राजनयिक संबंध हैं दोनों देशों के बीच में वो 1992 में स्थापित हुए थे। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, भारत लिबरलाइजेशन कर चुका था, उसके बाद दोनों देशों के बीच में संबंध स्थापित हुए थे। 164 मेंबर्स की जो काउंसिल है यूएन की, उसमें से भारत एक ऐसा देश है जिसने इजराइल को मान्यता दे रखी है। टोटल 164 ऐसे देश हैं। व्यापार की अगर बात करें दोनों देशों के बीच में आर्थिक व्यापार कितना है, तो पहले दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा और रक्षा डिफेंस वो एरियाज हैं जहां पर ज्यादातर व्यापार हम लोग करते हैं। 1992 की अगर बात करें तो अराउंड $400 मिलियन भारत का व्यापार था, बट आज बढ़ के $4.4 बिलियन तक ये व्यापार जा चुका है। तो कितनी ज्यादा प्रगति दोनों देशों ने व्यापार के मामले में की है, ये हमें देखना चाहिए। 50% जो है डायमंड का व्यापार भारत की तरफ से होता है, उधर से रक्षा उपकरण ऐसी चीजें हैं जो भारत की तरफ प्रवाहित होती है। इसके अलावा रक्षा में हम बात कर चुके हैं, कृषि में सहयोग दोनों देशों का है। आजकल जो सहयोग कर रहा है इजराइल हमारा, वो पानी, समुद्र से पानी बनाने का आपने सुना होगा कि इजराइल समुद्र से अपना पानी विकसित करता है। तो पानी को और ज्यादा विकसित करने की स्कीम के बारे में और तकनीक के बारे में इजराइल भारत की मदद करता है। कृषि में मदद करता है। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान केंद्र या डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बात करनी शुरू की गई है। उसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों की बहुत ज्यादा भागीदारी है। नवीनीकरणीय ऊर्जा खासकर इसमें भागीदारी है, और अंतरिक्ष में और रक्षा उपकरण, ये मेजर एरिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जैसा हमने बात की कि R&D कृषि की, दोनों देश ऐसे संगठन बनाएंगे, ऐसे प्रयोगशालाएं बनाएंगे जहां कृषि से रिलेटेड R&D किया जा सके, क्योंकि भारत में ये होता है कि जो यील्ड है फसलों की वो बहुत कम है। उसको बढ़ाने का प्रयास लगातार इजराइल के साथ मिलकर भारत करता जा रहा है। इसके बाद एक भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीक नवाचार कोष, जिसे I4F कहा जाता है। ठीक है, I4F कहा जाता है। भारत और इजराइल के बीच में औद्योगिक विकास में अनुसंधान और विकास करना, I4F जिसे हम कहेंगे, उसको और ज्यादा व्यापक बनाना है, और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी रिलेटेड होगा। ये बस हमें समझना है। इसके अलावा IS एक संगठन है भारत की निगरानी में, सोलर अलायंस जिसको कहा जाता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट भी इजराइल बना है। तो भारत का दबदबा वैश्विक स्तर पर जितना हो सकता है उसको स्वीकार इजराइल लगातार करता है। और हालिया डेवलपमेंट भी कुछ हुई है। जब हम मार्च 2023 की खबरों में आएंगे, फरवरी 2023 की, तब हम समझेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपसे अगली कड़ी में जुलाई 2022 की खबरों के साथ और आगामी जितने भी हमारे महीने बचते हैं उनकी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जितने भी खबरें होंगी उनकी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आपकी कोई राय सुझाव प्रतिक्रिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।